रूस दावा कर रहा है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार यूक्रेन को मजा चखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन यहां पर दावा कर रहा है कि हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच रूस ने सीज फायर का ऐलान किया। यूक्रेन के 4 शहरों में रूस ने थोड़ी देर के लिए सीज फायर का यह ऐलान किया। कीव, खार्किव, मारियोपोल और सुमी में सीज फायर का यह ऐलान रूस के जरिए किया गया। हालांकि बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, बल्कि कुछ ही देर के लिए सीज फायर का ऐलान यहां पर किया गया। वॉर जोन से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रूस सीज फायर का ऐलान यहां पर करता हुआ नजर आया, क्योंकि रूस चाहता है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग यहां से पलायन कर रहे हैं, वो कम से कम सुरक्षित वापसी कर पाए, क्योंकि भारी गोलाबारी के बीच में, इस हमले के बीच में उनके लिए बाहर निकलना, उनके लिए यूक्रेन को छोड़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। इसलिए थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन यूक्रेन के 4 बड़े शहरों में सीज फायर का ऐलान कुछ देर के लिए यहां पर रूस के जरिए किया गया। और यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले अभी भी जारी हैं। वही खार्किव जहां पर कुछ वक्त के लिए सीज फायर का ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन फिर से देखिए हमले किस तरह से शुरू हुए। रूस खार्किव के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। बमबारी से इमारतें पूरी तरह तबाह हो रही हैं। जो कॉलेज है, शिक्षण संस्थान है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, स्वाहा हो चुके हैं, राख में तब्दील देखिए किस तरह से हो चुके हैं। कुछ भी यहां पर बाकी नहीं बचा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रिहायशी इमारत से 3 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। और इस बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है और दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में बताया जा रहा है कि करीब 50 मिनट तक ये लंबी चौड़ी बातचीत यहां पर की गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की थी और करीब 35 मिनट की वो बातचीत रही थी। और इस बीच अब व्लादिमीर पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और बताया जा रहा है कि 1 घंटे से बस 10 मिनट कम, यानी कि 50 मिनट की यह बातचीत यहां पर व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जनक दवे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। जनक, 50 मिनट की यह लंबी बातचीत, क्या इसके मायने और क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, लंबी चौड़ी बातचीत हुई। इससे पहले भी पीएम मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, जेलेंस्की के साथ बात की थी। उसके बाद आज जो दोपहर का समय था, उसके मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की। 50 मिनट में अभी जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के होता है, उसके मुताबिक पीएम मोदी और पुतिन के बीच में अभी के जो हालात है, खासतौर पर यूक्रेन और रूस के बीच में, उसको लेकर सारी बातचीत हुई। और साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ उनकी टीमों के बीच चल रही बातचीत के अलावा सीधी बातचीत का आग्रह किया। मतलब कि पहले भी जिस तरीके से दोनों प्रेसिडेंट अपने साथ बातचीत करने के लिए तैयार थे, उस बात पर उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़ाना जाना चाहिए। भारत का पहले से स्टैंड रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही में युद्ध विराम की जो घोषणा की है, सुबह सहित यूक्रेन के कई हिस्सों में जो युद्ध विराम की बात की है, वहां से यूक्रेन से जो भारतीय छात्र निकालने में जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की मदद मिलती रही, उस बात के भी ये सारी चीजें चर्चा हुई है। तो कुल मिला के कहें कि भारतीय की निकासी में जिस तरह के रूस की ओर से भी मदद मिली, यूक्रेन की ओर से मदद मिली, इन तमाम मुद्दों पर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 50 मिनट तक बातचीत चल रही है। जनक, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें भारत सरकार की सफल कूटनीति, उसकी प्रगाढ़ता, किस तरह से पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है, और विदेश नीति की यह सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर सामने आ रहा है, जहां पर 2 देश आपस में महायुद्ध कर रहे हैं, लेकिन भारत की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और शायद इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हिंदुस्तान भी आपदा के वक्त पर अपने पड़ोसी देशों की मदद करता आया है। इसलिए फंसे हुए भारतीय छात्रों को वहां से निकालना इन दोनों देशों की भी प्राथमिकता यहां पर रही। देखिए, ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से आपात स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति में नागरिकों को वहां से निकालना। और आप देखिए, यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे थे, उन सबको वहां से निकालना ऑपरेशन गंगा का ये सफलता दिखाता है। और ये कूटनीतिक तौर पर जब आपकी विदेश नीति अच्छी तरीके से चलती है, दोनों देश के, आप चाहे वो यूक्रेन से भी, आप जेलेंस्की से भी बातचीत की तो उस बात का जेलेंस्की ने इस बात को प्रेस किया, वही पुतिन से, प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात हुई तो इसी बात का जोर दिया। तो कुल मिला के दोनों देश भले आमने सामने, लेकिन भारत का स्टैंड दोनों देशों के साथ सही है। और इसी के बदौलत ही कहे कि अपने जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे थे और अभी भी कुछ फंसे हैं, उनकी निकासी के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से भी पीएम मोदी ने यही बात उठाई कि जो छात्र सुमी में फंसे हुए हैं, उनकी निकासी के लिए, इवैक्यूएशन के लिए, और तभी युद्ध विराम की जो स्थिति है, अभी वहां पर युद्ध विराम किया गया है रूस की ओर से। तो यही सारी चीजें दिखा रहा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और विदेश नीति की ये ताकत ही रही कि जिसके चलते 20,000 से ज्यादा भारतीय वहां पर जो फंसे थे उनको बाहर निकाला। आप देखिए, इससे पहले भी कई ऐसे देश थे जिनके पहला जत्था अभी कुछ दिन पहले निकला है, जबकि 26
तारीख से लेके अब तक 20,000 भारतीय नागरिकों को उस युद्ध जहां पर चल रहा है उस रास्ते से वहां से निकालना, ये बड़ी उपलब्धि और इसे कूटनीतिक तौर पर उसको बड़ी जीत माना जाना चाहिए। एक बड़ी कूटनीतिक जीत यहाँ पर सामने आ रही है और विदेश नीति के जरिए किस तरह से देशों के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ में हिंदुस्तान की प्रगाढ़ता, हिंदुस्तान की दोस्ती यहाँ पर मजबूती तौर से पहले भी सामने आती रही और महायुद्ध जब रूस और यूक्रेन के बीच में जारी है, उस बीच जेलेंस्की से 35 मिनट की बातचीत और साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए 50 मिनट की आपसी बातचीत यहाँ पर सामने आई है। तो पुतिन का भारतीयों की मदद का भरोसा भी यहाँ पर सामने आया है और जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक देखिए, ये सबसे बड़ी सफलता है कि जो हमारे भारतीय वहां पर फंसे हुए थे उन्हें निकालने में हिंदुस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और देश के तौर पर प्रतिद्वंदी देश और जो युद्ध कर रहा है यानी कि रूस और यूक्रेन, दोनों देशों की तरफ से यह मदद यहां पर सामने आई। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यह भी बात है मध्यस्थ के तौर पर जब भारत की तौर से बातचीत जब हो रही है विदेश नीति पर, इससे पहले आपको याद हो तो जब युद्ध शुरू हुआ उसके 2 दिन के अंदर यूक्रेन के जो भारत के अंदर आए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बातचीत करनी चाहिए प्रेसिडेंट पुतिन और जेलेंस्की से। तो ये मध्यस्थ के तौर पर तो कई देश निगाह टिकाए हुए, ये भारत का विदेश नीति की बदौलत ही कह सकती कि दूसरे देश हैं वो भारत के हर स्टैंड पर नजर रखे हुए हैं, भारत को मध्यस्थ के तौर पे देख रहे हैं। भारतीय, चूंकि भारत का शुरुआत से स्टैंड रहा है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकलना चाहिए, युद्ध किसी भी स्थिति में किसी भी राष्ट्र के लिए अभी के हालात में नहीं है। ऐसे में तो ये पूरी मिलाकर कहें कि चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों की ओर से भारत की ओर से एक डिप्लोमेटिक विन के तौर पर देखा जा रहा है। शुक्रिया जनक जानकारी के लिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। अमिताभ जी, क्या आप कहेंगे, जेलेंस्की से 35 मिनट की बातचीत और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 55 मिनट की लंबी बातचीत, इसके राजनीतिक तमाम मायने क्या कुछ निकाले जा सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। दोनों राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री की बातचीत तो उसमें सीज फायर के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री को दोनों राष्ट्रपतियों ने ये बताया है कि जो शांति वार्ता चल रही है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो एक मध्यस्थ के रूप में बहुत बड़ी भूमिका के रूप में प्रधानमंत्री मोदी उभरे हैं, क्योंकि उनकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि उनके संबंध पुतिन से भी अच्छे हैं, उनके संबंध नाटो के देशों से भी अच्छे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है एक मध्यस्थ के तौर पर इन दोनों राष्ट्रपतियों से बात करना और खासकर उन्हें धन्यवाद भी देना कि भारतीयों को निकालने में उन दोनों ने जो सहयोग किया है ये बहुत बड़ी बात है। और एक के बाद एक दिन में ही दोनों राष्ट्रपतियों से बात करना ये दुनिया को भी संदेश दे रहा है। दूसरी बात, जहां तक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजने की बात है, उसमें जो कॉरिडोर्स, जो सेफ कॉरिडोर्स रूस ने इस्टेब्लिश करने में मदद की है भारत को, सेफ कॉरिडोर्स बनाकर अपने भारतीयों को निकालने में मदद की है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने पुतिन का धन्यवाद भी दिया है और उम्मीद भी जताई है कि आने वाले दिनों में ऐसे सेफ कॉरिडोर भारतीयों के लिए जारी रहेंगे। खासकर सुमी में फंसे हमारे भारतीयों के लिए जो हॉस्टिलिटीज में फंसे हुए हैं, शेलिंग के बीच फंसे हुए हैं, उनको निकालने की बात रूस से हुई है, यूक्रेन के साथ भी हुई है। तो मुझे लगता है जो लास्ट फ्रंटियर बचा हुआ है सुमी और वहाँ उसके आसपास फंसे हुए हमारे भारतीय, उनको निकालने के लिए बातचीत काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। उनको और हमारे भारतीयों को उस सुमी से निकालने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। और दूसरा, कूटनीतिक रूप से दुनिया भर में ये संदेश जाना कि प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों शासन अध्यक्षों से बात की है और सीज फायर कर आगे बातचीत करने को कहा है, ये कूटनीतिक सफलता भी मानी जाएगी। और भारत का मान, मुझे लगता है, अपने लोगों के इवैक्यूएशन के लिए और इस कूटनीतिक पहल के लिए कम से कम आने वाले दिनों में सारे देश याद करेंगे जरूर। और ये बातचीत महज बातचीत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कितना बड़ा संदेश भी यहां पर जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो ताकत है वो किस तरह से यहां पर सामने आई। एक सफल कूटनीति, किस तरह से बड़ी विदेश नीति और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ जो प्रगाढ़ता है वो जरूर एक कामयाबी के तौर पर सामने आई है। लेकिन इस बीच अमिताभ सिन्हा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से अपील की है कि जेलेंस्की से यहां पर बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाना चाहिए। हालांकि हर पक्ष में, हर स्तर पर भारत सरकार की तरफ से यह कहा जा चुका है। क्या आपको लगता है ये जो अपील यहां पर की गई है पीएम मोदी के जरिए पुतिन से, उसका असर आप भविष्य के गत पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी लगा एक मध्यस्थ के रूप में, एक निगोशिएटर के रूप में, एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन के रूप में, एक तो भारत की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अगर भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है और कोई भारत की निंदा नहीं कर पाया है, चाहे वो नाटो के देश हो चाहे अमेरिका के देश, सब भारत की रणनीति को जानते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भारत के लिए आने वाले दिनों में हो सकती है और ये संदेश भी कि भारत न्यूट्रल स्टैंड लेता है। तो भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और भविष्य में भी एक बड़ी जीत नजर आती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर,
वो जादुई आंकड़ा जिसका है सबको इंतजार, कहां बनेगी किसकी सरकार। न्यूज़ 18 टारगेट महापोल, सबसे बड़ा दंगल, शाम 4 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। उठती हुई दिखाई दी। कई मकान तो मलबे में तब्दील हो गए, लेकिन ज़ेलेंस्की के कदम पीछे नहीं हटे। वो पुतिन की धमकी से डरे नहीं, बल्कि उन्होंने यूक्रेन के लोगों से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए एक भावुक अपील की। Нас слышат. Кому не стерли память пропагандой, кому не закрыли глаза страхом, кому не изуродовали душу цинизмом, боритесь. यही नहीं, उन्होंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रूस की मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। और इसके साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ऐसा ही दावा रूस ने भी किया और दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय ने इस पर कुछ आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया युद्ध में अब तक यूक्रेन की सेना ने रूस के 44 लड़ाकू विमान और 48 हेलीकॉप्टर मार गिराए, जबकि रूस ये कह रहा है कि उसने यूक्रेन के 90 लड़ाकू विमान और 68 रडार स्टेशनों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन का ये भी दावा है कि उसने रूस के 260 टैंकों को तहस नहस कर दिया। तो रूस ने ये जानकारी दी कि लड़ाई के दौरान उसने यूक्रेन के 700 से ज्यादा टैंकों को नुकसान पहुंचाया। दावा तो ये भी है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के करीब 11,000 सैनिकों को ढेर कर दिया है। 11 दिनों से जारी जंग को रोकने की कोशिशें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन रूस कीव पर अपनी पकड़ को और मजबूत करता जा रहा है और इसके लिए उसके 1.5 लाख सैनिक के दस्तों ने कीव की घेराबंदी कर दी, जिसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने भी पूरी ताकत झोंक दी। जमीन से लेकर आसमान तक दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे का डटकर मुकाबला कर रही हैं, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन की फौज ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर Mi-24 को हवा में ढेर कर दिया। यूक्रेन की फौज का ये हमला इतना सटीक था कि रूस का हेलीकॉप्टर पल भर में ही जमीन पर आ गिरा और गिरते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके बाद तो वहाँ धूल और धुएं का गुब्बार आसमान की ओर उड़ता दिखाई दिया। एक दिन पहले भी यूक्रेन की फौज ने कीव की ओर बढ़ रहे रूसी सेना के इस काफिले में शामिल कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने का दावा किया था और सबूत के तौर पर उसने कुछ वीडियो भी जारी किए थे। लेकिन यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बाद भी रूस की सेना लगातार राजधानी कीव की ओर बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले तक ये काफिला कीव से 13 किलोमीटर दूर बताया जा रहा था, जो अब कीव की ओर नजदीक पहुंच गया है, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया कि रूसी सेना के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो कभी भी कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं। यानी अगर रूसी सेना का कीव पर कब्जा हुआ तो वो यूक्रेन में तख्ता पलट कर देगी। यूक्रेन की तरफ से भी इस बात के संकेत दिए गए कि रूस की सेना ने कीव और खार्किव समेत 4 शहरों को घेर रखा है, जिसकी तस्दीक खार्किव से आई कुछ तस्वीरों ने भी की। इन्हीं में एक तस्वीर में खार्किव का एक स्पोर्ट्स सेंटर रूस की गोलीबारी में पूरी तरह से तबाह हो गया। स्पोर्ट्स सेंटर में लगे शीशे चकनाचूर हो गए, जबकि छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। बताया गया कि रूस के हवाई हमले में इस इमारत को नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, वहां आसपास मौजूद दूसरी इमारतें भी रूस के हमले में पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई, जिसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के एक सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। उधर रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश के नागरिकों से इस जंग में लोगों से शामिल होने की अपील की थी, जिसका असर ये हुआ कि राजधानी कीव में ही बड़ी संख्या में लोग सेना में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में सेना में भर्ती होने के लिए लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, जबकि कुछ सेना की वर्दी लेते नजर आए। सेना में शामिल होने पहुंचे इन लोगों का जोश भी हाई दिखा। Це мій обов'язок, я хочу бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу. इतना ही नहीं, जो लोग देश छोड़कर चले गए थे वो भी अपनी सेना का साथ देने के लिए कीव लौट आए। ये सभी लोग ट्रेनों के जरिए वहां पहुंचे। इन्हीं में एक शख्स अपने परिवार से दूर होते वक्त भावुक हो गया। हालांकि यूक्रेन सरकार ने जंग शुरू होने के बाद ही 18 से 60 साल के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना में भर्ती के लिए लोग मौजूद रहे। इसके अलावा खबर है कि अब रूस के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका के नागरिक भी हिस्सा लेंगे, जिसका दावा अमेरिकी मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका ने वॉशिंगटन में मौजूद यूक्रेन के दूतावास के एक अधिकारी के हवाले से किया और ये बताया कि करीब 3000 अमेरिकी नागरिक यूक्रेन के लिए हथियार उठाएंगे। जंग शुरू होने के बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से इस जंग में उनका साथ देने की अपील की थी। यहां तक कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों से चंदा भी मांगा था। ज़ेलेंस्की की इस अपील के बाद रूस से मुकाबले के लिए कई लोगों ने यूक्रेन को चंदा भी दिया और इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन पर अपने हमले और तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि रूस की फौज ने एक घनी आबादी वाले इलाके से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों से कुछ इलाकों में भीषण तबाही हुई और वहां आग लग गई, जबकि कई इमारतें ही खंडर में तब्दील हो गई। रूस की कार्रवाई का ये वीडियो यूक्रेन के एक गाँव का बताया गया।
और वहीं यूक्रेन के इरपिन में रूस की फौज ने हमले तेज कर दिए। लगातार हो रहे इन हमलों से पूरा शहर एक बार फिर से दहल उठा। और इस बार रूस के सैनिकों ने इरपिन की सड़कों पर ऐसे धमाके किए कि वहां भगदड़ मच गई। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के एक जवान से चंद कदम दूर ही इतना जोरदार धमाका हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाया। धमाके की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और उन सभी ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ये हालात इरपिन में जगह जगह दिखाई दिए, जिनका सामना यूक्रेन के उन लोगों ने भी किया जो अपना देश छोड़कर सड़क के रास्ते जा रहे थे। वो जा तो जान बचाने के लिए रहे थे, लेकिन रूस काल बनकर वहां भी उनके सामने खड़ा हो गया। वहां धमाके और फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में कई लोगों ने जहां तहां लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तभी उनकी मदद के लिए यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे और वो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने में जुट गए। इरपिन में तबाही का एक ऐसा ही वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से पेश किया गया, जिसमें कई मकान मलबे में तब्दील दिखे और उनकी इस हालत का जिम्मेदार रूसी सेना को ठहराया गया। वहीं यूक्रेन की सेना ने चर्निव में रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया, जिससे वहां गिरने से कई मकानों में आग लग गई। और इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान मकानों के ऊपर गिरता नजर आया। यूक्रेन की सेना को मिली इस कामयाबी पर लोग ताली बजाते भी सुनाई दिए। रूसी लड़ाकू विमान की वहां गिरने की वजह से कई मकान भीषण आग की चपेट में आ गए और उनसे काले धुएं के गुब्बार के साथ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29 или Су-30. В общем, был на улице. आग लगने की वजह से वहां के लोग इतनी दहशत में आ गए कि कुछ महिलाएं और बच्चे तो फूट फूट कर रोते नजर आए। वहीं आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची और मकानों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुट गई। इस बीच यूक्रेन में पिछले 11 दिनों से लड़ाई लड़ रही रूस की सेना अब ओडेसा शहर पर कब्जे की तैयारी में है, जो काले सागर के किनारे बसा यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर अब रूस की नजरें हैं। अपनी मिसाइलों और रॉकेट के दम पर रूसी सेना इस अहम शहर को हथियाने की फिराक में है, जिसकी आशंका खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जताई। Жали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. हाल ही में अमेरिका ने भी दावा किया था कि रूस का अगला निशाना ओडेसा शहर है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूस के जंगी जहाजों ने क्राइमिया से घेराबंदी की है, जो यूक्रेन के दक्षिण में है। और 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वहां रूस की ही सेना तैनात है, जिसके दम पर अब ओडेसा पर कब्जे की तैयारी है, जो यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे निशाना बनाने के लिए रूस ने कमर कस ली है। और क्राइमिया से ओडेसा ज्यादा दूर नहीं है, दोनों के बीच बस काले सागर का फासला है और इसलिए माना जा रहा है कि रूस की सेना कभी भी ओडेसा पहुंच सकती है। और अगर एक बार ओडेसा यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बैठ सकती है, क्योंकि ओडेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जहां की बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओडेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि काला सागर से यूक्रेन का संपर्क टूट जाएगा। यूक्रेन दूसरे देशों के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा और अगर व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित हो सकती है। और इसी वजह से ओडेसा को बचाना यूक्रेन के लिए अहम है, लेकिन रूस के लिए तो ओडेसा उसके इतिहास का गौरव है। ओडेसा की अहमियत रशियन एम्पायर के वक्त में भी थी और समंदर किनारे बसे होने की वजह से ओडेसा सोवियत संघ का भी कमर्शियल पोर्ट था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन उसे वापस पाना चाहते हैं, लेकिन ओडेसा को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ा दी। बताया यह गया है कि ओडेसा के रेल यार्ड्स में कर्मचारी रात दिन स्टील के कबाड़ पर वेल्डिंग करके बैरिकेड बनाने में लगे हैं, ताकि जैसे ही रूस के टैंक ओडेसा पर धावा बोले तो उन्हें रोका जा सके। इतना ही नहीं, ओडेसा के कुछ अहम इलाकों में रेत के बोरों की छाती तक ऊंची दीवार बना दी गई है। साथ ही वहां कंटीले तारों का जाल भी बिछा दिया गया और हथियारबंद जवान वहां पर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं लगातार तेज हो रही कब्जे की जंग में यूक्रेन के कई शहर मिसाइल हमलों में तबाह हो चुके हैं। रूस ने बीती रात फिर मिसाइल दागे।